पहले हम बात करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें बार्क हशन कंडीशन। बार्क हशन हिंदी में भी बोलते हैं बार्क हशन कंडीशन। बार्क हसन कंडीशन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बार्क हसन कंडीशन पूरा होता है बार्क हसन कंडीशन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर वाले ये आपसे क्वेश्चन बता रहा हूँ। बार्क हसन कंडीशन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन, स्वस्थायी दोलनों के लिए बार्क हसन का प्रतिबंध, ये हिंदी में होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने बताया था कि ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉलपिट ऑसिलेटर, जिससे हम मेगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी हाई जनरेट करने के यूजेस क्या होते हैं वो भी सब बता चुके हैं। बार्कसन ने ये बताया था कि अगर आपको सस्टेन ऑसिलेशन जनरेट करना है, स्व स्थायी दोलन जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। सो स्थायी दोलन यानी सस्टेन ऑसिलेशन को जनरेट करने के लिए बार्कसन का जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बार्कसन की कंडीशन और सस्टेन ऑसिलेशन स्वस्थायी दोलनों के लिए, स्वस्थायी दोलनों के लिए। स्वस्थायी यानी सस्टेन ऑसिलेशन का मतलब होता है कि ऑसिलेशन आपको बार मतलब लगातार मिले, एक तरह से बोल सकते हैं। सस्टेन ऑसिलेशन स्वस्थायी दोलनों का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको जो दोलन मिल रहे हैं, जो ऑसिलेशन मिल रहे हैं, एक तो स्टेबिलिटी उनकी होना चाहिए, तो स्थायी होना चाहिए वो, और लगातार मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए बार का समय क्या कंडीशन दी थी वो सुन लो। ये डायग्राम बनाया है ये वाला, इसमें क्या क्या लिखा है मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ लिखा है एम्पलीफायर, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक वोल्टेज लाइन। एम्पलीफायर वोल्टेज गेन कैपिटल ए, एम्पलीफायर वोल्टेज गेन कैपिटल ए, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक, प्रवर्धक वोल्टेज लाभ, प्रवर्धक वोल्टेज लाभ, प्रवर्धक वोल्टेज लाभ कैपिटल ए। ये फीडबैक होता है, फीडबैक पार्ट लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं पुनर्निवेशी भाग, पुनर्निवेशी भाग, निवेशी भाग मतलब जो वापस जाता है। ठीक है तो ये छोटा सा डायग्राम है बच्चों। दो टाइप के फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, उससे पहले फीडबैक समझ लो। फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है जैसे मान लो आपने इनपुट दी, आपको आउटपुट मिला, उसी आउटपुट को वापस आप इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया पॉजिटिव वो फीडबैक। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो आपने इनपुट दिया, आपको जो आउटपुट मिला, उसी आउटपुट का आप दोबारा से फिर यूज कर रहे हैं। फिर आपको आउटपुट मिला उस इनपुट के थ्रू, फिर आपको उसी आउटपुट का दोबारा से यूज करना है, तो वो होता है फीडबैक। क्या होता है, फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब पुनर्निवेशी का मतलब समझ आ गया आपको। इनपुट देने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसी को वापस अगर आप यूज करते हो तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। दो टाइप के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि जो आपको आउटपुट मिला है जिसको आप फीडबैक की तरह यूज कर रहे हैं, जो आपको आउटपुट मिला है जिसको आपको फीडबैक की तरह यूज कर रहे हैं, वो और इनपुट सेम फेस में हो, तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। जो आपको आउटपुट मिला है जिसको आप इनपुट की तरह यूज कर रहे हो, जिसको आप इनपुट की तरह यूज कर रहे हो, वो जो आपको आउटपुट मिला है वो जिसको आप इनपुट की तरह यूज कर रहे हो, और इनपुट मतलब फीडबैक और इनपुट अगर सेम फेस में है तो आपके होते हैं पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। और अगर दोनों अपोजिट फेस में हैं तो नेगेटिव फीडबैक। कई बुकों में ऐसे भी लिखा लिखा रहता है इनपुट और आउटपुट सेम फेस में है तो पॉजिटिव फीडबैक, और इनपुट और आउटपुट अपोजिट फेस में है तो नेगेटिव फीडबैक। ये भी लिखा रहता है कई बुकों में, तो वो तो डेफिनेशन ऐसे ही याद रख लेना। देखो बार कसन की कंडीशन क्या होती थी, बार कसन कंडीशन क्या होती है, बार कसन का प्रतिबंध। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एम्पलीफायर लगाते हैं, एम्पलीफायर वोल्टेज गेन। एम्पलीफायर वोल्टेज गेन का काम क्या रहता है कि जो भी आप इनपुट में देंगे ये उसको एम्पलीफायर कर देगा,
और हमें ए टाइम्स उसकी वैल्यू दे देगा। एक बार फिर सुन लो, एम्पलीफायर वोल्टेज गेन, प्रवर्धक वोल्टेज लाभ का यहाँ पर बच्चों काम क्या है कि जैसे ही आपने कोई इनपुट यहाँ से दिया, जैसे ही आपने कोई इनपुट यहाँ से दिया तो ये उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको बढ़ा देगा और आपको ए टाइम्स उसकी वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा? ए टाइम्स वैल्यू। बच्चों सस्टेन ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए, सस्टेन ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए या ऐसा बोल सकते हैं लगातार ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए या बढ़े हुए ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए बारकसन की कंडीशन का यूज किया जाता है। डायग्राम से अगर मैं समझाऊं तो आपको इस तरीके के ऑसिलेशन बोल सकते हैं। उसके लिए दिया था बारकसन ने एक प्रतिबंध दिया था, एक क्राइटेरिया दिया था जिसको हम बारकसन कंडीशन के नाम से जानते हैं। ये होते हैं सस्टेन ऑसिलेशन जिनको बोलते हैं। लगातार मिले आपको बढ़ते हुए, जैसे बढ़ते हुए बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि ऑसिलेशन खत्म ना हो, एक तरीके से लगातार मिलते रहें जिस फ्रीक्वेंसी की चाहिए उस फ्रीक्वेंसी तक, है ना, जिस फ्रीक्वेंसी की चाहिए उस फ्रीक्वेंसी तक। तो देखो क्या है डायग्राम में, देखो सबसे पहले हमने क्या किया। अच्छा, ऑसिलेटर भी की डेफिनेशन कैसे याद रखना? ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपका एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऑसिलेटर यानी दोलित्र एक ऐसी युक्ति है, ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है कि वो वोल्टेज गेन, करंट गेन या पावर गेन की वैल्यू को बढ़ाता जाता है विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं होता कि बार बार अपन ने बैटरी को बदल दिया, जैसे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो ज्यादा चाहिए, क्यों कहता 4 की लगा लो, 6 की लगा लो, 10 की लगा लो। ऑसिलेटर में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के आपको गेन को बढ़ाकर देता है, ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी की चाहिए उस फ्रीक्वेंसी के देता है। तो दोलित्र वह युक्ति है जिसमें बिना बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, आपको वोल्टेज गेन या करंट गेन या पावर गेन क्या करता है? बढ़ा के देता है। ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है, तो थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी भेज दूंगा जिससे याद रहेगा आपको। बच्चों ये देखो, सबसे पहले बारकसन की जो कंडीशन है मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर लगा हुआ है एम्पलीफायर वोल्टेज गेन, प्रवर्धक वोल्टेज लाभ, ये आपके इनपुट को कितने टाइम्स बढ़ा देगा? 8 टाइम्स बढ़ा देगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले की को क्लोज करेंगे। आपको मालूम है जब भी की को क्लोज करते हैं तो सिग्नल्स आते हैं, और सिग्नल्स जैसे ही आएंगे, अब हम यहाँ ये कभी नहीं बोलते करंट आता है, वोल्टेज आता है, फिर वो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा एक तरीके से। आप तो सिग्नल्स आते हैं बस, जो भी इनपुट आता है, जैसे की को क्लोज करेंगे आपका इनपुट आएगा। इनपुट आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर जो इनपुट आ रहा होगा उस इनपुट के वोल्टेज को ये कितने टाइम्स बढ़ा देगा? 8 टाइम्स बढ़ा देगा, और आपको आउटपुट मिल जाएगा V2। ठीक है, आपने अभी तो हमने सिंपल ऐसे ले लिया है कि इनपुट दिया, इनपुट दिया, मान लो आपने सब पर ये नहीं लगाया, सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपने ये नहीं लगाया, ठीक है, ये नहीं लगाया, सबसे पहले आपने की को क्लोज किया, इनपुट मिला, आउटपुट मिल गया आपको V2। ये तो हुआ V2 बस। जैसे आपने की को क्लोज किया, ये नहीं लगाया है, इनपुट से आपको आउटपुट तो मिलने हैं, आपको आउटपुट मिल गया V2। अब उसी आउटपुट को आप गेन को बढ़ाने के लिए फीडबैक की तरह आप यूज करोगे। कौन से फीडबैक की तरह? पॉजिटिव फीडबैक की तरह आपको यूज करना है। पॉजिटिव फीडबैक की तरह अगर आप इसको यूज करते हैं तो ध्यान रखेंगे बच्चों, आपका गेन उतना ही टाइम्स बढ़ता जाएगा। देखो कैसे, पूरा सुनना ध्यान से। इनपुट दिया, आउटपुट मिला, आउटपुट मिलने के बाद मैंने मान लिया कि जो फीडबैक पार्ट है, ये फीडबैक पार्ट है, उसका फीडबैक कोएफिशिएंट मान लिया बीटा है। कितना है? बीटा है। ये आया, ये V2 को इनपुट की तरह यूज करेंगे, ये और ये सेम फेस में होंगे, ध्यान रखेंगे आप, ये और ये सेम फेस में होंगे। ये आया आपका V2 आया, V2 सेम फेस में होंगे तभी तो बढ़ेगा, सेम फेस में होंगे तभी तो बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया? आपको V2 मिल गया। क्या मिल गया? V2। V2 वन बाई वन लिखते भी जाते हैं। V2 को आपने इनपुट की तरह यूज किया, V2 को आपने इनपुट की तरह यूज किया, यहाँ आ गया आपका V2 इनपुट की तरह यूज किया। ये किसको कितना एम्पलीफाई कर देगा? इस इनपुट को ए टाइम्स। कितना? ए टाइम्स। तो आपको अब कितना मिल जाएगा? ए बी V2 मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, AB V2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, AB V2 मिल जाएगा। अब AB V2 मिलने के बाद आप क्या करोगे, AB V2 को फिर इनपुट की तरह यूज करेंगे, तो यहाँ AB V2 को इनपुट की तरह यूज कर लेंगे। यहाँ जैसे ही आएगा तो बी का मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि फीडबैक कोएफिशिएंट आपने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, सॉरी बी मान लिया, बी क्या मान लिया, बी मान लिया है। तो क्या हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A B2 क्या हो जाएगा, A B2। तो A B2 हो गया, A B2 हो गया, इनपुट इनपुट हो गया, A B2 हो गया। अब क्या होगा, जब आप इसको इसको देंगे तो ये इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, ये इसको एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, कितना टाइम्स बढ़ा देगा, A टाइम्स। तो कितना मिल जाएगा आपको, A2 B2 मिल जाएगा, एम्पलीफाई कर दिया, A2 B2 मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, A2 B2 आपको यहाँ मिल जाएगा। फीडबैक कोएफिशिएंट कितना है, बीटा है, बीटा का मल्टीप्लाई होगा, या बीटा है मान लो, या बी मान लो, जो आपकी मर्जी हो, बी लिखा है तो बी बोल सकते हैं, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, A2 B की पावर 3 B2 हो जाएगा, B की पावर 3 B2 हो जाएगा। इसको फिर से इनपुट की तरह यूज करेंगे, इसको फिर से इनपुट की तरह यूज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका A² B की पावर 3 B। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस आपको आउटपुट मिलेगा, तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा A³ B³ और B2 आ जाएगा, ये आ गया। तो इस तरीके से आप कई बार आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं और वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। देखो एक बार फिर बताता हूँ, और जल्दी आएगा, तो कितना टाइम लगाती हूँ आने में। सबसे पहले मैंने इसमें क्या क्या बताया वो सुन लो, ये बार्कसन की कंडीशन है, उससे पहले मैं क्या क्या बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया एम्पलीफायर के बारे में, एम्पलीफायर में मैंने आपको बताया था, एम्पलीफायर क्या काम करता है, वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, पावर की वैल्यू को बढ़ाता है, वो काम रहता है एम्पलीफायर का। प्रवर्धक क्या करता है, वोल्टेज, करंट और पावर की वैल्यू को बढ़ाता है। फिर आता है ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या करता है, विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी किसी गेन की वैल्यू को बढ़ा सकता है, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गेन की वैल्यू को बढ़ा सकता है। इसमें बस करना इतना होता है कि उसी का जो इनपुट देने के बाद जो आउटपुट मिलता है, उसी का हम बार बार यूज करते हैं। जो इनपुट देने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, उसी का हम बार बार यूज करते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी का, जिस आउटपुट, जिस वोल्टेज का आउटपुट चाहिए हमें, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया ऑसिलेटर। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, दो टाइप के फीडबैक होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। मैंने आपको बताया था कि जो फीडबैक पार्ट होता है वो और इनपुट सेम फेस में हो, या सीधा सीधा बोल सकते हैं, कई बच्चे बुकों में लिखा रहता है इनपुट और आउटपुट सेम फेस में हो तो पॉजिटिव फीडबैक, और अगर अपोजिट फेस में हो तो नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर देखो बार्कसन की कंडीशन क्या होती है। देखो बार्कसन की कंडीशन, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है पूरा का पूरा। बार्कसन की कंडीशन में ये डायग्राम बना के आना है आपको। सबसे पहले लगा हुआ है एम्पलीफायर वोल्टेज गेन। एम्पलीफायर वोल्टेज गेन का काम रहता है, एम्पलीफायर वोल्टेज गेन का काम रहता है कि यहाँ से जो भी इनपुट में वोल्टेज आ रहा होगा, उसको ये बढ़ा देगा, कितने टाइम्स, A टाइम्स। अगर यहाँ ए की जगह सी लिखा होता तो C टाइम्स हो जाता, 4 लिखा होता 4 हो जाता, जितने टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पलीफायर वोल्टेज गेन। अब एम्पलीफायर वोल्टेज गेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काम क्या करेगा, ये क्या करेगा, वोल्टेज की वैल्यू को जो इनपुट सिग्नल से आ रही है उसको बढ़ा देगा, क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और आपको आउटपुट दे देगा, जो भी आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, जो भी आपको आउटपुट मिलने वाला है वो दे देगा। जैसे आप इनपुट कैसे दोगे, आप की को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, तो की को क्लोज करने के बाद यहाँ से इनपुट सिग्नल आएगा, इनपुट सिग्नल में यहाँ वोल्टेज गेन लगाया है तो वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज गेन लगाया तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन। मान लो यहाँ से सपोज करो, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो इनपुट जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, बस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई अप्लाई नहीं करते हैं, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है यहाँ पर हमने, तो इनपुट जाएगा, उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाएगा। मान लो
इनपुट गया, आउटपुट मिल गया V2। अब हमें क्या करना है, इसी V2 को बार बार दे दे के बार बार एम्पलीफाई करवाना है, और जो हमें वोल्टेज गेन चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बार्कसन कंडीशन। कैसे करते हैं वो देखो। जैसे इनपुट से हमें आउटपुट मिला, ठीक है, अब इस आउटपुट को अपन इनपुट की तरह यूज करेंगे तो कैसे लेके जाएंगे, फीडबैक पार्ट से लेके जाएंगे। कैसे, फीडबैक कोएफिशिएंट कितना है, बी है, तो बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, किसका, बी का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू वी टू हो जाएगा, बी इंटू वी टू हो जाएगा, तो ये जाएगा सीधा सीधा इनपुट की तरह काम करेगा। और सेम फेस में होते हैं ये, और ये सेम फेस में होते हैं, या ये और ये सेम फेस में होते हैं, एक ही बात है, सेम फेस में होंगे तभी आपका, क्या कह रहे हो, सेम फेस में होंगे तभी आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, सेम फेस में होगा तभी आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये आपने इनपुट की तरह यूज किया है, इसको बी वी टू को, ये बी वी टू लिख दिया है, इनपुट की तरह यूज किया है, इसको बी वी टू, तो यहाँ मैंने लिख दिया इनपुट, क्या लिख दिया, इनपुट आई, इनपुट की तरह यूज करेंगे। यहाँ इनपुट की तरह यूज किया, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, कितना मिल गया आपको आउटपुट, ये मिल गया आउटपुट, ए का मल्टीप्लाई हो गया ए बी वी टू, ठीक है। अब ए बी वी टू आपका फिर से इनपुट की तरह आएगा, फिर भी इसको इनपुट की तरह यूज करोगे ए बी वी टू को, तो बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इसको मैंने बोल दिया इनपुट, ए बी स्क्वायर वी टू, ए बी स्क्वायर वी टू, ए बी स्क्वायर वी टू, ये मिल जाएगा इधर, ये इनपुट की तरह आ जाएगा। फिर आप ए बी स्क्वायर वी टू यहाँ दोगे, ए बी स्क्वायर वी टू यहाँ दोगे, जरा ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर वी टू यहाँ दोगे, क्या किया आपने, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का, किसका मल्टीप्लाई होगा, ए का, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए बी स्क्वायर वी टू में ए का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वी स्क्वायर वी टू, ये आउटपुट मिल गया आउटपुट। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आ गया ए स्क्वायर वी स्क्वायर वी टू, अब ए स्क्वायर वी स्क्वायर वी टू को फिर से अपन इनपुट की तरह ले जाएंगे, यूज करेंगे, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बी का, किसका मल्टीप्लाई किया, बी का, भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी टू आउटपुट मिला, तो उसको फीडबैक के थ्रू लेके जाएंगे तो बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यू बी, तो ये हो गया आपका इनपुट। फिर उसके बाद ये आपका इनपुट होगा, तो जब ये एम्पलीफाई कर देगा इसको, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको कई बार एम्पलीफाई करने के बाद आपको कई सारे आउटपुट देखने को मिले। अब ऑसिलेशन की कंडीशन क्या होती है वो देखो जरा ध्यान से, बातें मत करो, इधर देखो, बाद में करते रहना बातें, जब क्लास खत्म हो जाए तो। ए बी वी टू, ये आउटपुट मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी टू, ये आउटपुट मिला, ए क्यू बी क्यू वी टू, ए क्यू बी क्यू वी टू, ये आउटपुट मिला। सस्टेन ऑसिलेशन के लिए, स्वास्थायी दोलनों के लिए कंडीशन रहती है कि इनका जो रेशियो होता है, इनका जो रेशियो होता है वो बराबर रहता है। सस्टेन ऑसिलेशन के लिए, स्वास्थायी दोलनों के लिए इनका रेशियो बराबर रहता है, या ये सारे के सारे आउटपुट क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। सस्टेन ऑसिलेशन के लिए, स्वास्थायी दोलनों के लिए कंडीशन होती है कि जितने भी आउटपुट आपको बार बार देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सस्टेन के लिए क्या कंडीशन आएगी आपकी, देखो इन दोनों को बराबर किया, आउटपुट पहला V2 भी था, V2 नहीं लिख पाया, V2, इनको बराबर करो, V2 से V2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 1, इन दोनों को बराबर करो, V2 से V2 कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 1, इन दोनों को बराबर करो, V2 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ बी बराबर 1/, ये बार्कसन का कंडीशन रहती है। तो बार्कसन ने स्वास्थायी दोलन प्राप्त करने के लिए, सस्टेन ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन दे दी, ए बी बराबर 1, ए होता है यहाँ पर गेन और बी होता है फीडबैक पार्ट या फीडबैक कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं बी को, तो ए बी बराबर कितना 1। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको पूरा कर लेना है बार्कसन कंडीशन वाला, सारे ऑसिलेशंस के लिए ए बी बराबर 1, सबके लिए।
सभी ऑसिलेशन के लिए ये एक ही बराबर फॉर्मूला। अपन ने लिख दिए ना इनको, तो ये कैसे लिखे थे सर? ये सस्टेन ऑसिलेशन के लिए, स्थायी दोलनों के लिए जितने भी आउटपुट मिलेंगे सबके सब बराबर होंगे। तब स्वस्थ कंडीशन दोलन अनेका की मतलब वो मतलब एकदम बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ेंगे नहीं, वो फिर एक जैसे हो जाएंगे इस सेंस से। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। बराबर का मतलब होता है रेशियो उनका बराबर रहेगा। जैसे मान लो पहले मिला आपको दो, दो था, चार मिल गया, चार अच्छा, से फिर दो आई आठ की मिल जगह गया, आई चार आठ से से, लगे। है ना हाँ। आगे। तो ये 2 नंबर में आता है, ये एग्जाम में आपको लिख के आना, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है सॉरी। चलो नेक्स्ट वाला और बता देता हूँ, ये वाला। चलो इसको मिटाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं। हिंदी में बोल देता हूं, बहुस्तरीय ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में, बहुस्तरीय ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में स्तरों का सोपानीकरण, स्तरों का सोपानीकरण, इंग्लिश में लिखते हैं कास्केडिंग ऑफ स्टेज, कास्केडिंग, कास्केडिंग ऑफ स्टेज, कास्केडिंग ऑफ स्टेज इन मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इन मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, बहुस्तरीय ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में स्तरों का सोपानीकरण, सोपानीकरण। देखो, कास्केड का मतलब होता है एक तरीके से सीरीज भी बोल देते हैं, कास्केड को आप क्या बोल सकते हैं, सीरीज। नाम से पता चल रहा है कास्केडिंग ऑफ स्टेज इन मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बच्चों इसका यूज हम कब करते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हम यूज तब करते हैं जब हमें गेन की वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है। गेन की वैल्यू को बढ़ाना है, चाहे वो फिर गेन कोई सा भी हो, कोई भी लाभ हो, चाहे वोल्टेज लाभ हो, चाहे धारा लाभ हो, चाहे पावर लाभ हो, करंट गेन, वोल्टेज गेन या पावर गेन में से कुछ भी हो, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो हम, आपको मालूम है, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में हम टू और मोर देन टू ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते रहते हैं। जैसे मैंने पिछले टर्म पे, अगर किसी बच्चे ने क्लास ली होगी तो पता होगा, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, वो भी मल्टी स्टेज था। उसमें कितने ट्रांजिस्टर थे, दो, दो या दो से ज्यादा ट्रांजिस्टर आपने यूज कर लिए तो वो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर के अंदर आ जाते हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में आप दो या दो से ज्यादा ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं, किसके लिए, गेन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और करते कैसे हैं, सीरीज में कनेक्ट करना है, कास्केड में कनेक्ट करना है, एक ही बात है। आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल सीरीज भी बोल सकते हो। कैसे करते हैं, पहले वाले ट्रांजिस्टर का, पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, उस आउटपुट को हम दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट पर देते हैं। दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट मिलेगा वो थर्ड के इनपुट पर देंगे। थर्ड वाले का जो आउटपुट मिलेगा उसको फोर्थ के इनपुट पर देंगे। इस तरीके से हम कई सारे ट्रांजिस्टरों को कनेक्ट करके अपने हिसाब से जो वोल्टेज गेन चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इसमें देखो, ये इनपुट है, फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है पहला ट्रांजिस्टर आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज का मतलब पहला ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है। फिर उसको कपलिंग, कपलिंग का मतलब आपको मैंने बताया था, कपलिंग कैपेसिटर नहीं था पिछले टर्म का। इसका काम क्या रहता है कपलिंग का, इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट मान लो यहाँ मिला, ये क्या करेगा, कपलिंग के थ्रू, कपलिंग का मतलब होता है इसके आउटपुट को इस यहाँ तक पहुंचाना, दूसरे के इनपुट तक पहुंचाना। अब इसका आउटपुट मिलेगा, फिर से कपलिंग करनी पड़ेगी, युग्मन बोलते हैं हिंदी में, इसको युग्मन बोलते हैं। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा उसको यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कपलिंग करता है। कपलिंग मतलब जोड़ना, एक तरीके से इसके आउटपुट को इसके इनपुट से जोड़ना क्या कहलाता है, कपलिंग। तो इस तरीके से आपकी मर्जी है, जितने ट्रांजिस्टर को आप जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो। और जो आपको डिजायरेबल आउटपुट चाहिए, जो आपकी मर्जी है, जैसे मान लो किसी को 10 चाहिए, 20 चाहिए, वो वर्किंग के हिसाब से रहता है, तो उस हिसाब से आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो मैंने कुछ डायग्राम एक नीचे बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम। इसमें देखो वी आई इनपुट है,
A1 आपका ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं या फिर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, आउटपुट की वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो एज ए एम्पलीफायर काम कर रहा है, प्रवर्धक की भांति कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर A1 जो है उसको एम्पलीफायर भी लिखा रहता है या गेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गेन। तो देखो ये इनपुट है, ये गेन है आपका, ये आपका आउटपुट मिल गया। फिर इससे गेन, मतलब गेन का मतलब बढ़ाना, बढ़ता जाएगा, फिर आपको आउटपुट मिल गया। फिर A3 V3, फिर यहाँ लिखा हुआ है Vn-2, नहीं दिख रहा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, Vn-2 लिखा है, फिर An-1, फिर Vn-1, फिर An और फिर Vn लास्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट सिग्नल दिया, ये देखो input दिया। ये फर्स्ट स्टेज कनेक्टेड है। फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है यहाँ पर आप गेन लगा सकते हो, एम्पलीफायर लगा सकते हो, ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये तो बोलो आया कि नहीं आया। तो A1 बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे V1/Vi। ठीक। फिर उसके बाद ये जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो A2 बराबर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, V2/V1, V2/V1। फिर ये जो आउटपुट मिला है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो A3 बराबर हम लिख सकते हैं V3/V2। तीन मैंने क्यों लिखे मालूम है, मैं आपको ये तो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्या डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। A3 निकाला तो 3/8 कम 2, A2 निकाला तो 2/8 कम। अब जैसे मैं आपसे पूछूं A4, तो कोई भी बता सकता है, A4 निकालें तो V4/8 कम, ऐसे लिख दिया मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं An-1, तो आप कहोगे An-1 बराबर Vn-1/8 कम Vn-2। अगर मैं आपसे कहूँ An बराबर, तो आप कहोगे Vn/8 कम Vn-1, इसलिए मैंने लिख दिया था। बताओ, अब मैं डायग्राम को नीचे वाले को आराम से मिटा सकता हूँ, अभी बच्चों ने लिख दिया होगा। चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। अब क्या है, आपको निकालना है टोटल ए। क्या निकालना है, टोटल ए। तो बच्चों ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा आउटपुट पोटेंशियल निर्गत विभव अपॉन इनपुट पोटेंशियल निवेशी विभव। आउटपुट पोटेंशियल फाइनली कितना मिल रहा था, Vn, Vn या Vo कुछ भी बोल दो। इनपुट कितना था, स्टार्टिंग में इनपुट कितना था, Vi, डायग्राम में था ना। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बराबर, देखो Vn/Vn-1, फिर Vn-1/Vn-2, फिर Vn-2/Vn-3, डैश डैश डैश। फिर यहाँ लिखेंगे देखो, ज्यादा अपॉन एक कम, ज्यादा अपॉन एक कम, ज्यादा अपॉन एक कम, ऐसे यहाँ लिखेंगे अपन V4/V3, सर हमारे ज्यादा यहाँ क्लास रुक गई है। V3/V2, V2/V1 और किसी की और मिलिट्री V1। पड़ गई, साहब की में रुक गई क्या? क्या हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, बताओ, नहीं दिख रहा क्या, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं दिख रहा हो, बताओ, ऐसा तो नहीं है, ये तो बताते हैं, ये तो फिर क्लास निकल दिख जाए। रहा है सो, दिख रहा है सो। दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये आ गया आपका पूरा, आने के बाद देखो क्या लिखा हुआ है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, सारी चीजें आने के बाद, ये बराबर, ये बराबर, ये लिखा हुआ है, वैल्यू रख दो। वी समझ में आ गया इसका सभी को। भाई मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, क्या कैंसिल करो ना, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, सब कुछ कैंसिल होने के बाद Vn/Vi आ जाए, सर Vn/Vi आ जाए। हाँ अबे, सर हमारी क्लास रुक गई थी सर, मैं लेफ्ट हो गया था सर, ये स्टेप बता दो सर थोड़ा जी वाला। कौन सा वाला, अभी दिख रहा ये है क्या, आपको दिख रहा है क्या। आप तो दिख रहा है सर, मैं क्लास रुक गई थी तो लेफ्ट हो गया, फिर ज्वाइन किया मैं, जी वाला लास्ट सर वाला मैं स्टेप। भी हो गया था सर, पता नहीं क्लास रुक गई थी सर, ये ऊपर समझा था आउटपुट इनपुट से।
रुको तो 1 सेकंड में थोड़ा सही कर दूं क्लास को, 2 मिनट। ठीक है, अब सही हो जाएगा थोड़ा सा, बस देखो। तो A1 बराबर क्या था, डायग्राम से तो मैंने बता दिया था यार, डायग्राम मैंने मिटा चुका हूँ। V1 अपन VI। A2 बराबर क्या था, V2 अपन V1। A3 क्या है, V3 अपन V2। एक कम था बस, एक कम लिखते क्या, 3/2, 4 में क्या है, 4/3, इस टाइप से। an-1 bn-1 अपन एक कम, an और bn अपन एक कम, ऐसे लिखते। ए निकालना है आपको तो सीधा सीधा लिखेंगे आउटपुट पोटेंशियल अपन इनपुट पोटेंशियल। आउटपुट पोटेंशियल कितना था आपका, Vn था, जो फाइनल में मिला था। इनपुट आपका Vi था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि Vn/Vn-1, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, V3 कट जाएगा, V4 भी इधर कट जाएगा, V2 कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, Vn/Vi ही मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि कैंसिल करने के बाद मुझे यही तो मिलता है, तो मैंने लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा कि इसकी जगह पर तो मैं लिखूंगा, यहाँ देख सकते हो आप, क्या लिखूंगा, Vn/Vn-1, क्या लिखेंगे इसकी जगह, An। इसकी जगह क्या लिखेंगे, An-1। इसकी जगह क्या लिखेंगे, An-2, डैश डैश डैश, A4, A3, A2 और A1। तो सीरीज और मल्टीप्लाई मैंने बता चुका हूं आपको। इसका मतलब क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कास्केड का मतलब होता है सीरीज। सीरीज मतलब मल्टीप्लाई या सीरीज, सीरीज का मतलब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो जैसे जैसे अपन, जितना आपको वोल्टेज गेन चाहिए, जितना पावर गेन चाहिए, तो उसके हिसाब से उसमें गेन का मल्टीप्लाई होता जाता है। तो ये होता है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। बताओ, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सर, आ गया समझ में। आगे अगला है आपका टेक्स्ट, अगला है आपका लास्ट है, और डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हिंदी में भी मॉड्यूलेशन के नाम से आता है, हिंदी में भी मॉड्यूलेशन के नाम से आता है। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन प्रकार की वेव होती हैं। सर, जो आरसी कपल एम्पलीफायर में भी अपन वो आउटपुट गेन को इंक्रीज कर रहे थे, तो ये डिफरेंट कैसे हुआ कास्टिंग से? आरसी कपल एम्पलीफायर जो रहता है वो 2 स्टेज रहता है। उसमें 2 स्टेज मतलब 2 ही ट्रांजिस्टर का आप यूज करके गेन को बढ़ा सकते हो। मान लो फिर आपने कहा अरे मुझे तो उतना गेन चाहिए था 50, और 2 ट्रांजिस्टर का यूज करके तो मुझे 30 ही मिला है, 30 मिला है, तो अब मैं क्या करूं। तो आप क्या करोगे, फिर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हो, उसमें जितने चाहे उतने ट्रांजिस्टर लगा सकते हो। लेकिन आरसी कपल्ड में केवल 2 ही लगा सकते हैं, केवल 2 ही लगा सकते हैं, ये रहता है। तो सर मल्टी ट्रांजिस्टर वाला सर्किट और ऑसिलेटर वाला सर्किट फिर तो ये अलग अलग होने चाहिए ना, क्योंकि मल्टी ट्रांजिस्टर में अलग अलग वो ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा के आउटपुट बढ़ा रहे हैं, और ऑसिलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑसिलेटर में वो आउटपुट आउटपुट जो निकलता ऑसिलेटर, है उसी का ऑसिलेटर इनपुट कहाँ को कौन, करते हैं। अरे सुन तो यार, ऑसिलेटर कहाँ है, कौन सा ऑसिलेटर,
नहीं, अभी आपने ऑसिलेटर का पोर्शन बताया था ना पिछले उसमें। कौन सा? नहीं, ऑसिलेटर में इसमें बहुत डिफरेंस है। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर दोनों का काम रहता है आपका गेन को बढ़ाना। ऑसिलेटर में हम एक ही चीज का यूज करते हैं। जैसे मान लो एक गेन लिख दिया हमने कैपिटल ए, बस हो गया मेरा काम। उसी को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार। और ऐसा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर में थोड़ी ना करते हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में तो जैसे मान लो एक का आउटपुट मिला तो दूसरे के इनपुट को देंगे, फिर दूसरा कितना एम्पलीफाई करतेगा उसको, हो सकता है बराबर करें, हो सकता है ज्यादा करें, हो सकता है कम करें। और इसमें क्या होता है, जैसे आउटपुट मिला वापस उसको दिया, फिर उसने जैसे दो गुना मिला, फिर लिया 4 गुना हो स्क्रीन गया, नहीं फिर लिया विजिबल हो 16 गुना हो गया, सही, फिर स्क्रीन लिया नहीं इस टाइप विजिबल से हो आया। रही। सर और वीडियो उसमें नहीं ऐसा दिख कुछ नहीं होता है। जो मल्टी स्टेज होता है उसमें मान लो आपको 2 मिला, हो सकता है अगला वाला 3 बढ़ा दे, हो सकता सर है हमारी भी सुन लो अगला वाला सर। और ज्यादा बढ़ा दे, है ना, ये रहता है। अपनी वहाँ सुन ही पर नहीं ये रहा रहता है। है। सर हमारी भी सुन लो। हमने आया नहीं है, ये बता दो। कुछ नहीं आया सर, वीडियो ही नहीं आई पूरी, Excuse me, चिपक गई। sir. Excuse me, sir. वीडियो नहीं है। सर को आवाज ही जा रही है अपनी सर। देखो क्यों आने नहीं, क्या वीडियो अरे आने नहीं? वीडियो नहीं आ रही सर, वीडियो। ये कह सर रहे कुछ हैं नहीं वीडियो आ नहीं रहा। आ रही है। ऐसा नहीं आ रहे। देखो मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो मॉड्यूलेशन में क्या क्या रहता है। सर मॉड्यूलेशन बढ़ाने लगे। वीडियो नहीं आ रही सर, ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा स्क्रीन। अच्छा वीडियो नहीं आ रही है, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने क्या बोला था कुछ समझ नहीं आया, वीडियो चिपक गई पूरी जैसी आपने स्टार्ट करा सोई। बताओ आगे क्या वीडियो। सर फिलहाल तो आ रही है। नहीं जैसे अभी कह रहे थे ना कुछ लोग। नहीं कुछ सर, लोग जैसे ही तो आपने सभी कह आपने रहे हाँ बताना सर, आ शुरू रही, जैसी जैसी आ आपने रही। बताना शुरू करा वो नेटवर्क ही चला गया, कुछ सुन ही नहीं पाया ढंग से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो इसको देखते हैं मॉड्यूलेशन को। मॉड्यूलेशन में अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। और सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम लिख देते हैं, एफएम। और थर्ड होता है फेज मॉड्यूलेशन, पीएम लिख देते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एएम लिखते हैं। हिंदी में आयाम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और कला मॉड्यूलेशन बोलते हैं, कला मॉड्यूलेशन। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके पहले वाला भी रीजन बता देता हूँ, जैसे मैं सुनाऊँ। अब ये 3 हो गए। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो सुन लो, और तीनों मॉड्यूलेशन की सुन लो। पहले तीनों मॉड्यूलेशन की सुन लो, वही मॉड्यूलेशन की है यार। मॉड्यूलेशन में 3 चीजें आती हैं। पहली आती है मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव, हिंदी में भी मॉड्यूलेटेड तरंग ही बोलते हैं उसको, मॉड्यूलेटेड वेव। अब मॉड्यूलेटेड वेव क्या होती है? मॉड्यूलेटेड वेव क्या होती है? जो कोई सोर्स वेव को जनरेट करता है वो होती है मॉड्यूलेटेड वेव। किसी सोर्स ने वेव को जनरेट किया, वो उसकी मॉड्यूलेटेड वेव होगी। किसी सिग्नल से वेव निकली, वो उसकी मॉड्यूलेटेड वेव होगी। तो ये है आपकी मॉड्यूलेटेड वेव। सेकंड आती है कैरियर वेव। कैरियर वेव, कैरियर वेव क्या होती है? जो मॉड्यूलेटेड वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, वो होती है उसकी कैरियर वेव। मॉड्यूलेटेड वेव के साथ किसी और वेव को मान लो ऐसे मिला दिया जो उसको वहां से यहाँ तक लेके जा रही है, या ऐसा बोल सकते हैं मॉड्यूलेटेड वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो लेके जाती है वो होती है कैरियर वेव। क्या जैसे अगर अपन सिंपल बात करें, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो मॉड्यूलेटेड हो गया। जो मीडियम एक तरीके से आपका मेरे और बीच में है, आप और मेरे बीच में है, जो मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है, वो आपका कैरियर हो गया। क्या हो गया? कैरियर वेव बोल सकते हैं, कैरियर, एक कैरियर। और थर्ड होता है मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटिंग वेव बोल सकते हैं। मॉड्यूलेटिंग वेव जो आपको फाइनली मिलती है, जो आपको फाइनली मिलती है। मॉड्यूलेटेड वेव क्या होती है?
जो वेव कोई सोर्स जनरेट करता है। कैरियर वेव क्या होती है, जो इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाती है एक तरीके से। और मॉड्यूलेटिंग वेव क्या होती है, जो आपको फाइनली मिलती है। हमेशा इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है। ये एक तरीके से दो वेव बोल सकते हैं आप इनको। इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है, तब जाके आपको क्या मिलती है, मॉड्यूलेटिंग वेव मिलती है। इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है तो क्या मिलती है आपको, मॉड्यूलेटिंग वेव मिलती है। अब इस मॉड्यूलेटिंग वेव जो आपको मिली है, ये जो मॉड्यूलेटेड तरंग मिली है, मॉड्यूलेटिंग वेव मिली है, उसका अगर एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, ये दोनों कांस्टेंट हुए, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है। उसकी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाता है। उसका अगर फेज चेंज हुआ तो फेज मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठे हुए, तो एफएम तो आपने सुना ही है। मान लो आपने क्या किया, आवाज को जो भी वॉल्यूम है उसका आपने रख दिया 25 वॉल्यूम रख। फिर आपने क्या किया, वॉल्यूम को तो 25 रख दिया है। अब आपने क्या किया, जैसे एफएम चेंज करते हैं 91 से 92 चेंज किया आपने, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आवाज वही है, एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ा ना ही कम हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में ऐसी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, बस आपको ये तीन वेव याद रखना है कि जब भी हम मॉड्यूलेटेड वेव का कैरियर वेव के साथ सुपरपोजिशन कराते हैं, इन दोनों का अध्यारोपण कराते हैं, तो हमें ये वाली वेव मिलती है। और इस वेव में जो भी आपको चेंज दिखाई देगा वही मॉड्यूलेशन हो जाता है आपका। ठीक है, एक तो ये हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कई बच्चों को ऑसिलेटर और एम्पलीफायर में अभी तक अंतर समझ नहीं आया। बच्चों ऑसिलेटर क्या होता है मालूम है? एक बार इनपुट देने के बाद जो आपको आउटपुट मिला है, उसी आउटपुट को फिर से बढ़ाना, किसी गेन के थ्रू बढ़ाते जा रहे हो आप, वो होता है ऑसिलेटर। फिर आपको सोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उतने ही टाइम्स बढ़ता जाता है। जैसे कैपिटल ए का लगाया है तो हर बार कैपिटल ए टाइम्स बढ़ता जाएगा। और वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, उसमें जो इन पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट मिला है उसको इनपुट पर भेजेंगे दूसरे को। अब दूसरे का कोई भरोसा नहीं कितना बढ़ा दे उसको, दूसरे का अलग अलग, भाई ट्रांजिस्टर अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो कितना बढ़ा दे, वो होता है आपका क्या, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर। तो इसमें एक को बस एक बार बढ़ा दिया, बस काम चलता रहेगा आपका बार बार बार। वो होता है आपका मल्टी स्टेज और ये होता है आपका ऑसिलेटर। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ये तो इतना कराएंगे, खत्म ही यूनिट्स के भी है। खत्म। आने नहीं आपको कुछ नहीं है, वो तो दो दो नंबर के क्वेश्चन ये मेरे को ठीक ठाक लगे थे इसलिए मैंने बता दिए, है ना। तो आप क्लास नहीं होगी सर? रिवीजन करा देना सर अब। नहीं, अभी तो आज अभी तो नहीं है, लेकिन रिवीजन क्लास रहेगी आपकी कब, नेक्स्ट टाइम में जब भी यार क्लास में। उसमें क्या कराओगे? कल अगर कल नहीं लिया तो परसों तो ले लेंगे। रिवीजन में वो सेकंड यूनिट के लिए रिजिड रोटेटर बता दूंगा। फिर थर्ड यूनिट में वो एक्सरे का जो था पार्ट पूरा का पूरा, जैसे कई बच्चों को समझ नहीं आया था सर हाँ, उसी को पूछना था सर मुझे आज। सर एक्सरे का सर डायग्राम जो अपन बनाते हैं ना, वो अभिलाक्षिक वाला सर। हाँ तो सर जैसे अपन इंटेंसिटी सर ऊर्जा की सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, हाँ तो सर उसका डायग्राम बनाते हैं तो अपन जैसे अल्फा बीटा जो अल्फा के अल्फा और के बीटा जो दो अपन को भी मिलती है रेखा अभिलाक्षणिक वक्र में मिलती है। हाँ तो सर अपन के अल्फा की इंटेंसिटी को या मतलब यहाँ इंटेंसिटी को सर ज्यादा रखती है के बीटा से, जबकि सर के बीटा की ज्यादा रहती है के अल्फा से। देखो एक्सरे वाला जो पार्ट है ना पूरा का पूरा, वो एक बार पूरा समझा दो सभी बच्चों को। जैसे दो तीन बच्चों ने मेरे से कहा तो पूरे ही समझा दूंगा, एक्सरे क्या होती है, एक्सरे के टाइप्स क्या होते हैं, किसने दिया था, और अल्फा की क्या होती है, बीटा की ग्रामर, सब कुछ एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, एक ही लेक्चर। आपको लिखवा तो है नहीं, मुझे जल्दी जल्दी समझाना है तो वो समझा दूंगा, है ना, उसको टेंशन मत लो। सर अपन मतलब ये यूनिट थर्ड में सर जो पहला क्वेश्चन है ना अपना बोर मॉडल, सर उसमें सर कैसे आएगा सर, पूरा आएगा जितना अपन को लिखना है या जो जो पूछेगा सर? नहीं वो नहीं आता, पूरा नहीं आता है। ऐसे आएगा, बोर का एटॉमिक मॉडल लिखो, बोर के पोस्टुलेट लिखो, अभिकल्पना लिखो, और एनर्जी के लिए या फिर रेडियस के लिए किसी एक के लिए डेरिवेशन पूछ लेगा आपसे, ऐसा रहता है। मतलब जो जो पूछेगा वही वही लिखना है और वो पूरा नहीं करना है। बिल्कुल, पूछ लेगा सफलताएं असफलताएं, जो पूछेगा, जो जो पूछता है बस कोई भी लिखना है। 2 नंबर में पूछा
तो फिर 2 नंबर के हिसाब से लिखना है यार, और 6 नंबर में पूछा तो पूरा पढ़ लेना है क्या क्या पूछा है। और सर जो हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का अपन ने स्पेक्ट्रम नहीं बनाया था, तो उसमें श्रेणी प्राप्त होती थी, लाइमन, बामर, पास्टिन वगैरह। हाँ हाँ तो सर उनकी जब अपन डेफिनेशन लिखते हैं सर, उसमें अपन मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य और मिनिमम लिखते हैं सर, उनकी वैल्यू लिखें अपन हिंदी में, मतलब एक की लिख दें बस लाइमन की, बाकी की जरूरी है लिखें? देखो, अगर मान लो आपसे पूछा और आपने पूरा पूछा आपसे तो आप तो केवल एक के लिए निकाल के आना, जैसे लाइमन के लिए आपने निकाल के दिखा दिया कि भाई ऐसे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, बाकी सबके लिए याद कर लेना तो डायरेक्ट लिख आना सबकी वैल्यू। सर सबकी वैल्यू याद थोड़ी ना हो रही सर, वो बात अलग अलग है सर, बस हजारों में ये 10,000 में जरूरी है लिखें अपन, मतलब ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो फिर अब देखो यार, लिखनी तो इसलिए पड़ेगी, नहीं तो फिर एक तरीका है, अगर मान लो नहीं लिखना चाहते आप, आपको याद तो ऐसे लिख देना है, इतना तो लिख ही सकते ना कि एन n इन्फिनिटी पर बराबर अधिकतम वो सॉरी न्यूनतम होती है, और एन टू मतलब बस 2 3 ऐसा होता है। इतने ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। सर पेपर कितने नंबर का रहता था? 85 नंबर का देता सर दोनों पेपर मिला के? नहीं, एक पेपर नहीं नहीं, हाँ दोनों पेपर 42.5 के देते। सर 2-3 क्वेश्चन पूछने थे, अगर आप बता दो तो कृपा होगी आपकी। नहीं तो क्या बताओ, कुछ अब ऐसे छोटा मोटा होगा तो बता देना। हाँ छोटा मोटा ये डेरिवेशन कुछ नहीं, बस थ्योरी है थोड़ी सी। बताओ बताओ। सर ऐसे आपने ये बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था ना कि बामर फर्स्ट स्टडी द हाइड्रोजन एटम, ही फाउंड दैट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या मतलब, ये समझ नहीं आया। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? देखो क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो बोर का एटॉमिक मॉडल जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में वैसे बता दिया था, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, आपको उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ प्रिज्म का। आपको मालूम है प्रिज्म से जब हम कोई लाइट पास करते हैं तो पास करने के बाद वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, मतलब 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो 7 कलर्स में जब स्प्लिट हो जाएगी तो आपको जो 7 रंग मिलेंगे स्क्रीन पर उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। ऐसे ही हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन से जो भी आपको जितने भी सीरीज आपको देखने को मिल रही है जैसे लाइमन, बामर, पास्चन, तो ये उसका बोर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि लाइमन सीरीज जब उसको मिलती है कि हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होता है तो उसने तो ये बोल दिया लाइमन सीरीज मिलती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि लाइमन सीरीज के साथ साथ बहुत सारी जो सीरीज होती है वो सेम वेवलेंथ की होती है, नियरली सेम वेवलेंथ की होती है, वो भी साथ साथ में मिलती है। वो होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। जैसे अपन व्हाइट लाइट को पास करें और आपको स्पेक्ट वो मिल जाए, 7 कलर मिलेंगे, तो वो स्पेक्ट्रम होता है। या हाँ सर हाइड्रोजन वो की बात लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ गया, लेकिन हाइड्रोजन का सर मतलब अभी क्लियर नहीं है कि हाइड्रोजन कैसे क्या करेंगे। उसमें तो सर था कि प्रिज्म से अपने लाइट पास कराई तो 7 कलर्स मिल गए, इसमें समझ में नहीं आया ना। देखो और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन के अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में लेके जाता हूँ और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लेके आता हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर निकालनी पड़ेगी, तब जाके ट्रांजिशन हो पाएगा। तो जब मैं एनर्जी निकालूंगा या दूंगा तो वो एनर्जी जो रहती है वो एक तरीके से स्पेक्ट्रम की फॉर्म में तो आती है। वो जो एनर्जी निकलती है वो फोटोन की फॉर्म में आती है। अब वो फोटोन जो बनाता है वो एक तरीके से क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है, ऐसे समझ लो अगर आपको दिक्कत है तो। सर जैसे इसमें आएगा ना निकालने के लिए सर रेडियस को या ऊर्जा को, तो सर अपन हाइड्रोजन के लिए निकाल के आएंगे या वो पूछे तो ही निकालना है? नहीं, हाइड्रोजन के लिए ही निकलेगा और किसी के लिए बोरो एटॉमिक मॉडल है ही नहीं। नहीं है तो सर, लेकिन वो पूछे तभी निकालना है या निकालना है अगर वो रेडियस पूछ ले बस? नहीं, रेडियस अगर उसने नहीं पूछी तो नहीं निकालना है, लेकिन उसने ये लिख दिया कि बोर का एटॉमिक मॉडल लिखो पूरा मतलब और इसका डेरिवेशन करो तो फिर निकाल के आना। उसमें मतलब ऐसे मेंशन करेगा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए तभी लिखना है, नहीं हाँ, करे तो? मेंशन करता है, मेंशन करता है। अच्छा। और सर इसमें एक चीज और है, ये आपने क्वांटम एटॉमिक वेक्टर एटॉमिक मॉडल में बताया था कि ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइज, शेप एंड इज ओरिएंटेशन इन शेप। ये चीज सर समझ में नहीं आई, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट क्वांटाइज कैसे, एटम का साइज तो सबके लिए, कोई भी एटम हो सबके लिए सेम होता है, फिर ये शेप साइज पे इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिट कैसे डिपेंड करता है? देखो मैं आपको बताऊं क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है
कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, चाहे वो ऑर्बिटल हो चाहे स्पिन हो, वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। अब जैसे मान लो सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपके फर्स्ट ऑर्बिट में जा सकता है, सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, तो ये तो कह नहीं सकते आप फर्स्ट में मूव करेगा। तो जिस ऑर्बिट में वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल, कोई एटम, कुछ भी बोल दो, जिस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही होना चाहिए। जैसे मान लो सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब आपने कहा एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा, गलत है, तो वहां होगा 2h/2π। तो ये इस जो लाइन जो आप बता रहे हो उसका मतलब यही है कि जो आपका एटम है या जो इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड होगा हर स्टेट में, हर नहीं, ऑर्बिट में क्वांटाइज क्वांटाइज्ड। तो आ गया, लेकिन मतलब ये है ना शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, ये शेप साइज क्या है? सेम साइज ओरिएंटेशन का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे मान लो ओरिएंटेशन जब आप बनाते हो ना, मैं एक देखो, ओरिएंटेशन जब आप बनाते हो ना, इससे ओरिएंटेशन जैसे आपने बनाया, तो मान लो ये ओरिएंटेशन आपने बनाया, तो ऐसा ओरिएंटेशन आपको मिलता है, ठीक है, यहाँ कुछ मिल गया, यहाँ जैसा यहाँ जैसा, या फिर आप यहाँ ऐसा मिला आपको, मान लो सपोज मैं ऐसे बता रहा हूँ जल्दी, तो ये सेम मिल गया। ऐसा कभी नहीं मिलता ओरिएंटेशन, ऐसा कभी नहीं मिलता है, ऐसे मिलेगा बाकी इधर कुछ नहीं। सेम का मतलब होता है जैसा ऊपर मिलेगा अपर हाफ में, वैसा ही आपको लोअर हाफ में मिलेगा। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा कभी नहीं मिलता कि ऐसा मिल गया यहाँ तक और फिर ऐसा मिल रहा, ऐसा ऐसे कभी नहीं होता। ये होता है सेम, जैसा अपर हाफ में मिलेगा वैसे ही आपको लोअर हाफ में मिलेगा, ये सेम रहता है ओरिएंटेशन हर इलेक्ट्रॉन का। और सर एक लास्ट चीज और है बस, जीवन शिफ्ट जो आपने बताई थी, मतलब उसमें सर जो आपने जो डायग्राम बनवाए थे उसका और लास्ट में निकली थी डेल्टा न्यू, उस हिसाब से सर जीवन शिफ्ट की डेफिनेशन रिलेट नहीं कर पा रही। कैसे क्या निकला था क्या? आपने जीवन शिफ्ट कराया था ना, उसमें आपने दो डायग्राम बनवाए थे, एक तो एफ सी और एफ बी सेम उसमें थे और दूसरे में अपोजिट थे। हाँ हाँ, उसका सर डेरिवेशन है, लेकिन जीवन शिफ्ट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग सर वो डेफिनेशन क्लियर नहीं है अच्छा कोई कि दिक्कत नहीं। देखो जीवन शिफ्ट होता क्या है। जीवन शिफ्ट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी सोर्स को, जब भी हम किसी अच्छा एक चीज बताओ, पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ, डेल्टा ओमेगा बराबर क्या है? सर डेल्टा ओमेगा बराबर आया था बी प्लस अपन माइनस बी अपॉन 2m। यही आया था। हम्म, डेल्टा ओमेगा को आप ऐसा लिख सकते हो, 2 ओमेगा बाई 2 डेल्टा माइनस न्यू। ओमेगा। हम्म, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई कॉमन निकाल लेंगे, f2 माइनस f1 प्लस माइनस बी ई अपॉन 2m। तो यहाँ से f2 माइनस f1 2 पाई इधर ले जाके ये बन गया। अब क्या होता है जीवन शिफ्ट, क्या होता है कि जब भी हम किसी सोर्स को, जब भी हम किसी सोर्स ऑफ लाइट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जीवन ने ये बताया था कि वहां से, जैसे उससे पहले बोर्ड ने तो ये बोल दिया था कि भाई कहीं भी रखेंगे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी। जीवन ने ये बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन निकलती हैं, जिसमें से सबकी सब वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की होती है। एक साइड निकालोगे तो आपको कम फ्रिक्वेंसी की लाइन देखने को मिलेंगी, एक साइड देखोगे तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइन देखने को मिलती है। तो जीवन शिफ्ट वही होता है, जीवन शिफ्ट का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस, प्लस माइनस आ रहा है, प्लस वाला भी मिलेगा, माइनस माइनस वाला भी मिलेगा, तो आपको कम वैल्यू भी मिल रही है, ज्यादा वैल्यू भी मिल रही है। भाई आपने फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस निकाला, एक तो प्लस का बी ई अपॉन 2m आया, एक माइनस का बी ई अपॉन 2m आ गया। इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो ज्यादा भी मिल रहा है और कम भी मिल रहा है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जीवन भी यही बोलता है कि आपको एक साइड ज्यादा फ्रीक्वेंसी की और एक साइड कम फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है, केवल एक ही लाइन देखने को नहीं मिलती। ये है आपका। बताओ दुर्गेश, इसमें दिक्कत है तो पूछ लेना, मैं शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। नहीं सर एक बार सर रिपीट कर देना बस कि जीवन शिफ्ट क्या। देखो f2 माइनस f1 बराबर, यहाँ से दो वैल्यू आ गई, f2 माइनस f1 बराबर बी ई अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई n, और दूसरा आ जाएगा f2 माइनस f1 बराबर माइनस का बी ई अपॉन 4 पाई n या 4n पाई। पहले तो मुझे ये बताओ दोनों बराबर हैं कि फर्स्ट वाली ज्यादा है सेकंड वाली कम है, कि सेकंड वाली ज्यादा है फर्स्ट वाली कम है?